हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। ठीक है, रिसेंट पीडीएस एग्जाम 2023-24 में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप ओवरव्यू देख लेना। यूनिट नंबर फर्स्ट है डीबीएमएस आरडीबीएमएस को समझाइए। रिलेशनशिप क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, डेटा नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं, इनके प्रकार, और कुछ मैंने टिप्पणी लिखा। ठीक है ना। मैं सब एक एक क्वेश्चन का ओवरव्यू दे रहा हूं। यदि आपको ओवरव्यू समझ में आता है, आ ही जाएगा, आता नहीं आ ही जाएगा। और आपको प्रत्येक क्वेश्चन की वीडियो अलग अलग भी मैंने बना के रखा है। ठीक है ना। तो मैं बात करता हूं डीबीएमएस और आरडीबीएमएस की। यदि आप एमएस एक्सेस पढ़ रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है, और आरडीबी क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप पूरा ए टू जेड ध्यान पूर्वक बातें सुनना मेरी। यदि ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितने भी मैं दिया हूं, इतनी ध्यान पूर्वक बात सुन लिए, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ भी जाता है ना तो आप एकदम क्लिक करोगे। ठीक है ना। सबसे पहले डीबीएमएस में डेटाबेस। आप सबसे पहले डीबीएमएस में डेटा जो आता है, डेटा का मतलब क्या होता है। डेटा का मतलब होता है किसी भी वस्तु या कोई भी स्टूडेंट, या फिर मैं बोलता हूं कि हम अपनी आंखों से जो भी कुछ देखते हैं वो सब डेटा कहलाता है। चाहे वो किसी प्रकार का इमेज हो, अल्फाबेटिक हो, या किसी भी प्रकार की चीज हो, उसे क्या कहते हैं, हम डेटा कहते हैं। तो डीबीएमएस क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डेटा को मैनेज करने का एक तरीका डीबीएमएस कहलाता है। अब वो कैसे हम मैनेज करेंगे, यदि हम एमएस एक्सेस पढ़ रहे हैं तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, थोड़ा सा वो देखना। जब भी एमएस एक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर डेटाबेस आता है, और डेटाबेस में क्या होती है बेटा, एक हमारी सारणी होती है, टेबल होती है। इस टेबल में क्या होता है, ये हमारे कॉलम होते हैं, ओके, और ये हमारी क्या होती है, रो होती है। ये हमारी क्या है, रो होती है। अब यहां से मैं बात करता हूं, जो हमारे कॉलम है ना, एमएस एक्सेस में इनको फील्ड बोला जाता है, और इन रो को क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड बोला जाता है। जब किसी भी प्रकार के डेटा को एक टेबल में फील्ड और रिकॉर्ड के रूप में स्टोर किया जाता है तो उसे डेटाबेस कहते हैं। राइट, क्या मैंने बोला, किसी भी प्रकार के जब डेटा को फील्ड और रिकॉर्ड के रूप में स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है, तो उसे डीबीएमएस कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का हमारा डीबीएमएस है। टेबल बोल दो, डीबीएमएस बोल दो, बात एक ही है। अब यदि मैं बोलता हूं एक डीबीएमएस ये है मेरा, यहां पर 2 टेबल हैं, ठीक है ना, मैंने 2 टेबल बनाया। आरडीबीएमएस में डीबीएमएस वर्ड सेम है दोनों में, लेकिन एक वर्ड एक्स्ट्रा है जिसका नाम है आर, और आर का मतलब होता है रिलेशन, और रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध। संबंध कब बनते हैं, जब कम से कम 2 चीज होना चाहिए तब संबंध बनेंगे। जैसे यहाँ पर एक टेबल ये है, दूसरी टेबल ये है, यदि इनके मध्य संबंध बनाना है तो मैं बोल सकता हूं कि इस वाले फील्ड का संबंध हम इस वाले से बना देंगे। तो आरडीबीएमएस की डेफिनेशन क्या होगी, जब एमएस एक्सेस में 2 या 2 से अधिक डेटाबेस होते हैं, या फिर ये भी बोल सकता हूं कि एमएस एक्सेस में 2 या 2 से अधिक टेबल होती हैं, और इनके मध्य जब डेटा फैच होने लगता है, जब इनके मध्य डेटा फैच होने लगता है या अटैच हो जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आरडीबीएमएस कहलाती है। क्या कहलाती है, आरडीबीएमएस कहलाती है। ठीक है ना। तो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस दोनों ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। रिलेशनशिप मतलब वही आर, आर का मतलब क्या होता है, रिलेशन, और यहाँ पर क्या है, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या होती है, जब किसी एक टेबल का डेटा किसी दूसरे टेबल के मध्य अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, या कनेक्ट हो जाता है, तो यह प्रक्रिया रिलेशनशिप कहलाती है। ठीक है ना। और रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती है, तो आपको सब लोग को पता है कि रिलेशनशिप 4 प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैंने बोला 1 to 1 रिलेशनशिप। ठीक है ना। क्या है, मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, लिख ही देता हूं, 1 to 1 रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप। इसके बाद मैंने लिखा 1 to many। इसके बाद जो तीसरा आता है वो many to 1।
और जो चौथा आता है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी। अब बोलोगे ये कैसा? वन का मतलब होता है क्या? एक, ओनली वन, और वन का मतलब भी एक होता है, मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिस टेबल में केवल एक का रिलेशन एक से दिखता हो उसको क्या कहते हैं? वन टू वन रिलेशनशिप। अब बोलोगे सर कैसे दिखेगा? अच्छा, इसमें जो आपकी बुक में डेफिनेशन है उसमें ये बोला गया है कि किसी भी रिलेशनशिप को एक एंटिटी सेट से दर्शाते हैं। अब एंटिटी सेट का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो आप ये समझ लो कि एंटिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। एंटिटी, एंटिटी मतलब वो किसी कंपनी को कहते हैं या किसी कंपनी के डेटा को कहते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि फील्डों के कलेक्शन को भी एंटिटी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक टेबल को ही क्या बोल देते हो? एंटिटी कह देते हैं, ठीक है ना। अब वन टू वन का एग्जांपल क्या है? जैसे मैं बोल सकता हूं कि एक कॉलेज में एक एचओडी होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आप कॉलेज पढ़े होंगे फिजिक्स, फिजिक्स का एक अपना एचओडी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ध्यान रखना। एक ही सब्जेक्ट का एक ही एचओडी होगा, उसको क्या बोलेंगे? वन टू वन रिलेशनशिप, ठीक है ना। वन टू मैनी मतलब ऐसा संबंध जो एक लोग अनेक लोग से संबंध रखते हैं, उसको वन टू मैनी रिलेशनशिप कहेंगे। मैनी टू मैनी अनेक लोगों का संबंध अनेक लोगों से होता है, या अनेक डेटा का संबंध अनेक डेटा से होता है, उसको हम बोलेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब ये कैसे? बहुत सारे कस्टमर बहुत सारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ये क्या है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है ना। मैनी टू मैनी, सॉरी ये है मैनी टू मैनी। मैनी टू वन का मतलब क्या होता है? मैनी टू वन का मतलब बहुत सारे स्टूडेंटों को अनेक एक टीचर पढ़ा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैंने इसकी एक पर्सनल वीडियो बना के रखा है, ध्यान रखना। यदि आपको नहीं मिल रही तो बता देना। यदि मैं एक एक रिलेशनशिप बनाने लगा तो ये वीडियो 1.5-2 घंटे की हो जाएगी, जो अपन इतने वीडियो नहीं चाहते, ठीक है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन की वीडियो अलग अलग है। आज केवल अपन ओवरव्यू देखना चाहते हैं, राइट। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है डेटा नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं। अब ये डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या कहलाता है? यदि मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो किसी भी कठिन डेटा को सरलीकरण रूप में लिखने की प्रक्रिया को डेटा नॉर्मलाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। या बोल सकता हूं किसी भी अनफॉर्मेट डेटा को फॉर्मेट रूप में लिखने की प्रक्रिया डेटा नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल बता दीजिए। बिल्कुल, यदि मैंने बोला कि यहां पर मैंने लिखा नेम, क्या लिखा? नेम, और यहां पर लिखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब रुचि। मैंने बोला यहाँ पर राम नाम का कोई इंसान है जिसको सब्जेक्ट इंग्लिश भी पसंद है, हिंदी भी पसंद है, मैथ भी पसंद है। तो आप देखो इस लड़के को कितने सब्जेक्ट पसंद है? 3 सब्जेक्ट पसंद है, लेकिन एक्चुअली में ये जो डेटा लिखा हुआ है ये अनफॉर्मेट रूप में लिखा हुआ है। तो बोलोगे इसको फॉर्मेट में कैसे रखेंगे? तो वही चीज कहलाती है अपनी नॉर्मलाइजेशन। किसी भी अनफॉर्मेट डेटा को फॉर्मेट रूप में, या बोल सकते हैं किसी कठिन डेटा को सरल रूप में लिखने की प्रक्रिया डेटा नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि डेटा क्या है? अनफॉर्मेट है। फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? फॉर्मेट में लिखने के लिए मैं बोलता हूं कि यहां पर आप नेम लिख लो, राम, और यहां पर इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2 और इंटरेस्ट 3। मतलब मैंने 3 कॉलम अलग अलग बनाया, और एक में मैंने इंग्लिश लिख दिया, दूसरे में मैंने हिंदी लिख दिया, तीसरे में मैथ लिख दिया। तो जो भी डेटा है मेरे को टेबल के रूप में मिल गया, टेबुलर फॉर्म में मिल गया, तो इस डेटा को बोलूंगा मैं फॉर्मेट, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही कॉलम में तीनों चीज आ गई थी, तीनों प्रकार के सब्जेक्ट आ गए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने अलग अलग कॉलम सबको वितरित कर दिया। तो ये कहलाता है अपना क्या? डेटा नॉर्मलाइजेशन। और जो डेटा नॉर्मलाइजेशन होता है वो 6 प्रकार का होता है। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, कितने प्रकार से होता है, 1F, 2NF, 2NF, 3rd NF, 4th NF, 5th NF, BCNF, ये सब क्या कहलाता है? डेटा नॉर्मलाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद आते अपन निम्न पर टिप्पणी लिखिए।
लेकिन ये क्वेश्चन आप कर ही लेना। और यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो डेटा नॉर्मलाइजेशन की नहीं मिलती तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको एकदम इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। इसके बाद करते हैं अपन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। प्राइमरी की क्या होती है? कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की। सुपर की क्या मैं 2 बार पढ़ दिया? यस, इसको अलग कर दो, ठीक है ना। और डेटाबेस आर्किटेक्चर, ये अपने यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं बोलता हूं कि प्राइमरी की का मतलब क्या होता है। प्राइमरी की का हिंदी मतलब होता है प्राथमिक की, लेकिन हमको यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं करने आए प्राथमिक की, हम यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं करने आए कि प्राइमरी की को प्राथमिक की कहते थे, खत्म कहानी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइमरी की क्या कहती है, इनकी शर्तें क्या होती हैं कि किसी भी प्रकार का डेटा, पहली शर्त तो ये है कि इसमें डेटा किसी भी प्रकार का रिपीट नहीं होगा। दूसरी चीज, इसमें किसी प्रकार का डेटा नल नहीं होगा, मतलब नल वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। क्या? नल वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। ये दो कंडीशन फॉलो करता है कौन? प्राइमरी की। अब बोलोगे सर कैसे? देखो, मैंने एक यहाँ पर सारणी बनाया, यहाँ पर मैंने लिखा नेम, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपने पास कितने 1 2 3 3 रिकॉर्ड हैं। अब मैं लिख दिया पहले रिकॉर्ड में राम, और यहाँ पर मैंने दे दिया एड्रेस, ठीक है ना। एड्रेस मैंने लिख दिया यहाँ पर सिहोरा। इसके बाद जब मैं दूसरे रिकॉर्ड को लाऊंगा और यहाँ पर राम लिखूंगा तो ये डेटा रिपीट हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। और हमारा प्राइमरी की क्या कहता है? डेटा रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो किसी भी डेटाबेस में रिकॉर्ड में यदि मैं नेम में प्राइमरी की लगा के रखा हूं तो यहाँ पर किसी प्रकार का डेटा रिकॉर्ड वो रिपीट नहीं होगा। और नल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि यदि मैं यहाँ पर श्याम लिख दिया, क्या लिख दिया? श्याम लिख दिया, और इसमें कुछ ना लिखूं, और मैं यदि यहाँ भी आ जाऊं, यदि मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखता हूं और यदि मैं यहाँ पर आ जाता हूं तो भी हमारा क्या प्राइमरी की इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नल वैल्यू, किसी भी डेटाबेस में खाली वैल्यू नहीं हो सकती है, खाली मान नहीं हो सकता है। वो कौन बताता है? अपना प्राइमरी की बताता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी की दो कंडीशन क्या हो जाती हैं? डेटा रिपीट नहीं होगा और नल वैल्यू नहीं होगी, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। अब बोलोगे सर इसका कोई एग्जांपल प्राइमरी की का? बिल्कुल, मैंने अभी केवल 2 शर्त बताई कि डेटा रिपीट नहीं होगा और डेटा खाली नहीं हो सकता डेटाबेस के अंदर। अब देखना कैसे। मैंने बोला यहाँ पर कि ये रोल नंबर, एक मैंने रिकॉर्ड लिया रोल नंबर। रोल नंबर हमेशा और हमेशा यूनिक आइडेंटिफाई करता है। यूनिक आइडेंटिफाई का मतलब राम का रोल नंबर अलग होगा, श्याम का रोल नंबर अलग होगा, और आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका रोल नंबर अलग होगा। ये कहलाती है अपनी प्राइमरी की, ठीक है ना। प्राइमरी की उसकी को बोलते हैं जिसमें डेटा यूनिक आइडेंटिफाई हमें प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की बोलते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट इसका कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या करता है? फील्डों के, यूनिक फील्डों के ग्रुप को, यूनिक फील्डों के ग्रुप को कैंडिडेट की कहते हैं। अच्छा, प्राइमरी की और कैंडिडेट की में दो डिफरेंट क्या है? यदि आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो रोल नंबर जो होता है ये स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं, कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कैंडिडेट की में वो फील्ड आते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। हम प्रोवाइड मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम हो गए, हमने आधार कार्ड दिया तो ये कैंडिडेट की में आएगा। हमने मोबाइल नंबर दिया, कैंडिडेट की कहलाएगा। हमने जीमेल आईडी दिया, ये क्या? कैंडिडेट की कहलाएगा। लेकिन प्राइमरी की क्या कहलाती है? जो कॉलेज वाले जनरेट करते हैं, और जो कॉलेज वाले जनरेट करते हैं वो डेटा कभी रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन कैंडिडेट की में हो सकता है। जैसे मैं बोलता हूं कि यहां पर मैं एक और ऐड कर लेता हूं जीमेल। क्या ये बताइए प्रत्येक स्टूडेंट की जीमेल अलग अलग हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक जीमेल का यूज एक से अधिक लोग कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कैंडिडेट की। लेकिन प्राइमरी की में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि एक रोल नंबर है तो उसका यूज केवल एक ही स्टूडेंट कर सकता है,
तो वो कहलाता है प्राइमरी की। मैंने लिया मोबाइल नंबर, क्या ये मोबाइल नंबर प्राइमरी की है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर हम देते हैं, हम जनरेट करते हैं, और एक ही मोबाइल नंबर में एक से अधिक लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम के पास मोबाइल नंबर है, श्याम के पास नहीं है। आप कहीं कॉलेज गए तो राम से बोले कि भाई साहब आप अपना नंबर दे दीजिए, तो ये कॉलम भर जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अपना कैंडिडेट की। लेकिन प्राइमरी की में सेम नंबर नहीं हो सकता है। सुपर की क्या कहलाता है? सुपर की ये कहलाता है कि किसी दो की का कॉम्बिनेशन सुपर की कहलाता है। फॉरेन की क्या कहलाता है? एक डेटाबेस की का कनेक्शन जब दूसरी डेटाबेस की से हो जाता है तो इस की को बोलते हैं फॉरेन की। लेकिन मैं बोलता हूं कि सर आपने प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की पढ़ा दिया, लेकिन मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि की कहलाती क्या है, की वर्ड का मतलब क्या है। तो ये समझो, की मतलब क्या होती है? चाबी। और चाबी क्या करती है? किसी भी एक ताला को खोलने का काम करती है। ऐसा तो नहीं होता है कि एक एक चाबी सभी ताला खुल गए, तो वो कहलाती है मास्टर की, ठीक है ना। तो देखो, की का मतलब क्या होता है? किसी भी डेटाबेस में से कोई भी एक फील्ड को आइडेंटिफाई करना, या किसी भी एक डेटा को आइडेंटिफाई करना, और वो भी यूनिक आइडेंटिफाई करना, की कहलाती है। की अनेक प्रकार की होती है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर में आपको क्या बताया था कि जब डेटा एमएस एक्सेस में डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है, रखा जाता है, तो उसमें जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर के 3 लेवल होते हैं। पहला व्यू लेवल होता है, दूसरा कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, और जो अपना तीसरा आता है वो होता है एक्सटर्नल लेवल, ठीक है ना। और इसकी वीडियो में अलग से बना के रखा हूं, आप देख लेना। तो इस प्रकार यूनिट नंबर 1 से आपके इतने क्वेश्चन हैं। बहुत अच्छे से पढ़ना, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप मेरे को बता देना, मैं उसकी पर्सनल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद मैं यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन लिखता हूं, जब तक मैं वीडियो को रोक के रखता हूं। इसके बाद मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 2 की, ठीक है ना। यदि आपने एमएस एक्सेस बहुत अच्छे सीखा है तो यूनिट नंबर 2 में यदि केवल आपसे टेबल बनाते आती है, टेबल, यदि आपने टेबल बना लिया तो इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है ना। हमने यदि 2nd यूनिट में टेबल बनाते आती है तो ये टेबल से रिलेटिव ही ऑप्शन है, ध्यान रखना। आपने 2nd यूनिट में टेबल बनाया, और टेबल में हम बनाते समय क्या करते हैं, अब देखो उसी से क्वेश्चन आता है, एमएस एक्सेस में डेटाबेस का निर्माण किस तरह करेंगे, चरण दीजिए। चरण दीजिए मतलब स्टेप बताइए, डिजाइन व्यू तथा डेटा शीट व्यू क्या होती है। अब यदि मैं बोलता हूं कि एमएस एक्सेस में डेटाबेस का निर्माण कैसे करेंगे, तो आप क्या लिखोगे कि एमएस एक्सेस में डेटाबेस का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। दूसरा, स्टार्ट मेन्यू पर जाकर, या फिर बोल सकते हैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्टार्ट मेन्यू ओपन होती है। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो एमएस ऑफिस का फोल्डर ओपन होता है, ठीक है ना। तीसरा, जिसके अंदर हमें एमएस एक्सेस का एप्लीकेशन मिलता है, जिसमें क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 4, एक्सेस में क्लिक करते ही एमएस एक्सेस का इंटरफेस ओपन होता है। स्टेप नंबर 5, ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक कर क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 6, फाइल का नाम देके ओके करते हैं तो फाइनली हमें एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है। तो आप एक स्टेप से लेके 6 स्टेप तक ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन आती हम मेन काम 7वां स्टेप। 7वें स्टेप में क्या होता है, व्यू मेन्यू में जाकर डिजाइन व्यू पर क्लिक करते हैं। अच्छा, डिजाइन व्यू में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। इसमें 2 कॉलम होते हैं। एक्चुअली में यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, और यहाँ पर जैसे ही कर्सर आया
तो यहाँ 6-7 प्रकार किए जाते हैं कि आप नेम टेक्स्ट में लिखोगे, नंबर में लिखोगे, करेंसी में लिखोगे, डेट एंड टाइम में रहेगा। मतलब ये क्या कहलाते हैं? डेटा टाइप कहलाते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन देखो ये बना है, एमएस एक्सेस में डेटा टाइप क्या होते हैं? और डेटा टाइप कुछ नहीं होते बॉस, यहाँ पर आप नेम लिखोगे, टैब दोगे और यहाँ पर आप क्या नेम लिखोगे तो यहाँ पर सिलेक्ट क्या करोगे? टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन एक मेमो नाम का भी ऑप्शन होता है। मेमो क्या करता है? आप टेक्स्ट मिनिमम 10 से 15 वर्ड का लिखोगे, लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ पर मेरे को बहुत सारे वर्ड लिखना है, करीबन 65,000 वर्ड, तो आप किसका यूज करोगे? फिर टेक्स्ट का नहीं, आप मेमो का यूज करोगे, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ पर सैलरी देता हूँ, क्या सैलरी, तो सैलरी ये बताओ टेक्स्ट में आएगी या नंबर में आएगी? अब बोलोगे फटाक से सर ये नंबर में आएगी, कैसे? क्योंकि हमको पता है सैलरी हमको 20,000 मिलती है, 40,000 मिलती है। फिर आपकी इच्छा, मन में लड्डू फोड़ते रहो, नो प्रॉब्लम। डेट एंड टाइम, यदि मैंने यहाँ पर डेट दिया तो आप सिंपल बात है कि यहाँ पर डेटा क्या सिलेक्ट करोगे? डेट एंड टाइम। करेंसी, यदि कोई मैं यहाँ पर रुपए की बात करूंगा तो करेंसी आ जाएगी। तो ऐसे बहुत। ऑटो नंबर, ऑटो नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जो खुद ब खुद जनरेट होके अगले नंबर को जनरेट कर देते हैं, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, तो उनको क्या बोलते हैं? ऑटो नंबर बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो यदि एक ही टेबल हमसे बन गई ना, तो ये टेबल के ही तो ऑप्शन है। जैसे डिजाइन व्यू में क्या होते हैं? डिजाइन व्यू में हम हमेशा फील्ड का निर्माण करते हैं, और डेटा शीट व्यू में क्या करते हैं? हमेशा रिकॉर्ड का निर्माण करते हैं। और फील्ड और रिकॉर्ड में अंतर क्या होता है? देखो मैंने बनाया ये टेबल, यदि आप जो यहाँ पर नेम दोगे वो नेम यहाँ पर शो करेगा हेडिंग के रूप में। आपने दिया सैलरी तो यहाँ पर सैलरी आएगी, आपने दिया डेट एंड टाइम तो यहाँ पर डेट एंड टाइम आएगा। तो ये सब क्या है? ये सब जो कॉलम में शो करते हैं बेटा, ये फील्ड है, ध्यान रखना। और जो आप यहाँ पर लिखोगे राम, फिर लिखोगे श्याम, सीता, गीता, और जितने जमाने भर के नाम है, तो ये सब क्या है? ये सब रिकॉर्ड हैं, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड का निर्माण कैसे होता है? आप बोलोगे सर डेटा शीट व्यू के द्वारा। और ये फील्ड का निर्माण कैसे होता है? डिजाइन व्यू के द्वारा। फाइनली हमारी क्या बनी? फाइनली हमारी टेबल ही बनी। मतलब सेकेंड यूनिट में पूरा खेल किसका है? टेबल का है। देखो हमने टेबल बनाया, टेबल बनाते समय हम डेटा टाइप दिया, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कि एमएस एक्सेस में डेटा टाइप ये बता रहे हैं। मैंने इतने एग्जांपल दिया है 10 प्रकार के, अभी ओएलई भी है, अभी हाइपरलिंक भी है, तो ये सब क्या है? ये डेटा टाइप है, ठीक है ना। इसके बाद देखो डेटाबेस टेबल में संरचना में परिवर्तन के क्या उद्देश्य है? संरचना मतलब कि जो हमने डेटा टेबल बनाया है इसका लेआउट है। यदि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर नेम की जगह पर या नेम के अलावा एक फील्ड और ऐड कर दूं, तो वो संरचना में परिवर्तन हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया कि जीमेल हमको एक ऐड करना है, क्या? फील्ड। तो हम फील्ड ऐड करेंगे तो कैसे बोलेंगे कि जिस भी डेटाबेस में हमें फील्ड को ऐड करना है उस डेटाबेस को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डिजाइन व्यू में जाएंगे। जैसे ही डिजाइन व्यू में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो विंडो का इंटरफेस आएगा वह डिजाइन व्यू ओपन हो जाएगा, और हम इसमें किसी भी प्रकार की फील्ड को ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद डेटाबेस में व्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम इसका रिकॉर्ड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? डेटा शीट टेबल की संरचना में परिवर्तन हुआ। लेकिन ध्यान रखना कि जब आप किसी भी प्रकार के डिजाइन व्यू के अंदर कोई भी फील्ड का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर मैं बोलता हूं ये नेम है, तो आप क्या करते हो कि नेम हमेशा टेक्स्ट में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक और अंक तालिका खुल के आ जाती है टेबल, और इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और प्रॉपर्टीज में क्या होता है? डेटा वैलिडेशन होता है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है, कैप्शन होता है। तो ये सब क्या है? टेबल की प्रॉपर्टी है। डेटा वैलिडेशन होता है, डेटा रूल्स होता है,
ठीक है ना। ऐसे अनेक प्रकार के प्रॉपर्टीज होते हैं और ये प्रॉपर्टीज आप कुल 10 पढ़ के चले जाना। 10 पढ़ के चले जाओगे तो उसमें डेटा वैलिडेशन आ जाएगा, डेटा टेक्स्ट रूल्स आ जाएगा और अनेक प्रकार के क्वेश्चन हैं। जैसे इसमें डिफॉल्ट वैल्यू हो गया, कैप्शन हो गया, ठीक है ना, और डिफॉल्ट मान हो गया, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, फील्ड साइज, ये सब क्या है अपनी टेबल प्रॉपर्टी में है, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर अलग से नहीं लिखा कि वैलिडेशन रूल्स क्या होता है, वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होता है, इसीलिए नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन आपको वो प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी वर्ड ऐड करके रखा। ये है टेबल प्रॉपर्टी और इस टेबल प्रॉपर्टी में वो सारी चीजें आ जाती हैं जब हम डिजाइन व्यू पर एक फील्ड का निर्माण करते हैं तो फील्ड में यहाँ पर जो प्रॉपर्टी खुलती है उस प्रॉपर्टी में सारी चीजें आ जाती हैं। हम जैसे सेट करेंगे वैसे हमारे रिकॉर्ड सेट होंगे, ठीक है ना। तो टोटल क्या हुआ, यदि आपने एक टेबल बना लिया तो उससे हम सारी चीजें कवर कर लिए, राइट। अब आते हैं निम्न पर टिप्पणी लिखो। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है कोई भी डेटा को अल्फाबेटिक रूप में प्रदर्शित करना। जैसे मैं बोलता हूं ये मेरा कोई रिकॉर्ड है, मैंने बोला यहां पर राम, यहां पर अंकित, ठीक है, अंकित, और मैंने एक वर्ड और यहां पर ले लिया, मैंने ले लिया युवा। अब मैं बोलता हूं कि इस डेटा को मेरे को सॉर्ट करना है, तो क्या करोगे? सॉर्ट का मतलब क्या होता है? डेटा सॉर्ट का मतलब ये होता है कि अभी क्या ये अल्फाबेटिक रूप में नाम लिखे हैं जिसको बोलते हैं ए से जेड। बोलोगे सर नहीं, कैसे नहीं? सबसे पहले अल्फाबेटिक में ए आता है, फिर आर आएगा, फिर वाई आएगा, तो ये क्या है? ये हो जाएगा सॉर्टिंग डेटा। लेकिन सॉर्टिंग डेटा दो प्रकार से होते हैं, ए टू जेड और दूसरा होता है जेड टू ए, राइट। जेड टू ए में क्या होगा? आपका युवा सबसे ऊपर आ जाएगा, इसके बाद क्या जाएगा? राम आ जाएगा, इसके बाद क्या जाएगा? अंकित आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? डेटा को सॉर्ट करना। फाइंड का मतलब क्या होता है? किसी भी एक डेटा को फाइंड करना। अब इसमें राइट क्लिक करेंगे, फाइंड के ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद आता है रिप्लेस, किसी एक वर्ड के स्थान पर दूसरा वर्ड लाना, वो क्या कहलाता है? रिप्लेस कहलाता है। लेकिन ये सारी चीजें आपसे प्रैक्टिकल बनेगा तो आप लिख सकते हो, प्रैक्टिकल ना बने तो फिर क्या करना? जब कुछ बनता ही नहीं है तो फाइंड का मतलब होता है खोजना। अब खोजोगे कहां से? सीधा लिख देना, किसी भी डेटाबेस से किसी भी डेटा को खोजने के लिए फाइंड का उपयोग किया जाता है। और फाइंड ऑप्शन चलाने के लिए सिलेक्ट किए हुए डेटाबेस में राइट क्लिक करते हैं तो फाइंड का ऑप्शन आता है। फाइंड में क्लिक करते ही हमारे पास एक बॉक्स आता है, उस बॉक्स में जो भी डेटा लिखते हैं फाइंडिंग में जैसे क्लिक करते हैं वह डेटा हाईलाइट होने लगता है। रिप्लेस में क्या होता है? सेम चीज है, रिप्लेस में केवल राम की जगह हम श्याम लिखेंगे तो वो आ जाएगा। टेबल प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, टेबल प्रॉपर्टी में कैप्शन आ जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, वैलिडेशन टेक्स्ट आ जाएगा, वैलिडेशन रूल्स आ जाएंगे, और ये सारी चीजें मैं अलग से वीडियो में बना के पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। ऐड रिकॉर्ड, अब फिर वही पंचायत आ गई, ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड कैसे करोगे? किसी भी डेटा शीट में ऐड रिकॉर्ड कैसे करोगे? ऐड रिकॉर्ड का मतलब हमने यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक राम का रिकॉर्ड किया, एक श्याम का, और मैंने बोला एक सीता का रिकॉर्ड है। अब हमारे बॉस आए, बोलो एक और को रिकॉर्ड को ऐड कर दो, तो आप क्या करोगे? यदि मेरा डिजाइन व्यू खुला है तो आप डेटा शीट व्यू में जाकर क्लिक करोगे और यहां से एक मोहन का रिकॉर्ड ऐड कर दोगे, और जैसे ही मोहन लिखोगे तो मोहन आया, इसका नेम क्या है, सरनेम क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसकी डेट क्या है, यही तो रिकॉर्ड है। ऐसा कोई ऊपर से कोई बड़ा वर्ड नहीं है कि ये रिकॉर्ड क्या है। रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल जानकारी और कंपनी की जानकारी ही रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक है ना। कोई बड़ा भारी वर्ड नहीं है। ऐड रिकॉर्ड और ऐड फील्ड, अब हमारी कंपनी में बोलने लगे कि अभी तक अपने पास कितने फील्ड हैं? एक जीमेल का है, एक नेम का है, एक सैलरी का, डेट एंड टाइम का। अब हमारे बॉस ने बोला कि एक काम करो, एक रिकॉर्ड आधार नंबर का और ऐड कर दो, तो आप क्या करोगे?
जिस भी डेटाबेस में रिकॉर्ड को ऐड करना है उस डेटाबेस को ओपन करोगे, डिजाइन व्यू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप क्या करोगे, फिर आधार नंबर लिखोगे, और आधार नंबर किस में रहता है, तो उसका डेटा टाइप क्या जाएगा बेटा, नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारी सेकेंड यूनिट भी फिनिश। सेकेंड यूनिट में केवल और केवल टेबल, ध्यान रखना, यदि आपसे टेबल बनाते आती है तो सेकेंड यूनिट में कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का यदि आपको झुकना नहीं है, दिलेरी से लिख के आना है, और आपके 10 में से कोई 9 नंबर नहीं दे सकता, 100 में 100 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद मैं यूनिट नंबर 3 में आता हूं, जब तक वीडियो पोस्ट करता हूं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड यूनिट, ठीक है ना। हमने क्या बोला, सेकेंड यूनिट में आपसे टेबल बन गया, अब टेबल के बाद हम क्या सीखेंगे, क्वेरी। यदि आपसे क्वेरी बनाते बनती है, थर्ड यूनिट भी कंप्लीट। फोर्थ यूनिट में क्या होता है, फॉर्म होता है। फिफ्थ यूनिट में क्या होती है, रिपोर्ट होती है। भाई साहब पास, आप एकदम क्लियर पास। क्वेरी में क्या होता है, पहली चीज तो क्वेरी किसे कहते हैं, मैंने बोला किसी भी टेबल या किसी भी डेटाबेस में किसी एक फील्ड को अलग करना। मैंने बोला कि यहां से मैंने नेम लिखा, सरनेम लिखा, और यहां पर एड्रेस लिखा, ये क्या है, मेरा एक डेटाबेस है। जब एमएस एक्सेस के अंदर डेटाबेस में से किसी एक फील्ड को अलग कर देना या किसी एक फील्ड को अलग कर देते हैं तो यह प्रक्रिया क्वेरी कहलाती है। क्या कहलाती है, क्वेरी। क्वेरी को हिंदी में बोलते हैं प्रश्न करना। क्या बोलते हैं, प्रश्न करना। लेकिन कहां से, टेबल में से, किसी एक टेबल में से किसी एक फील्ड को अलग कर देना क्वेरी कहलाता है, और जो क्वेरी का आकार मिलता है उस आकार को डायना सेट कहते हैं, ठीक है ना। मैं बोलता हूं कि आप क्वेरी का निर्माण कैसे करोगे, तो क्वेरी का निर्माण करने के लिए आप किस में जाते हो, क्वेरी वाले ब्लॉक में जाते हो। क्वेरी विजार्ड भी होती है, ठीक है ना। तो आपसे यदि क्वेरी बनाते आती है तो आपसे ये सारे ऑप्शन एकदम क्लियर है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहलाती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में पूरा अपडेट रहता है। यदि आप पहली टेबल में कुछ भी चीजें या कोई भी डेटा को मॉडिफाई करते हैं तो सेकेंड टेबल में वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। और यदि कोई फर्स्ट टेबल में डेटा डिलीट करते हैं तो रेफरेंशियल इंटीग्रेट, देखो रेफरेंशियल, रेफरेंशियल का मतलब होता है कनेक्टिविटी, एक टेबल का कनेक्शन दूसरे टेबल से होता है, और यदि हम एक टेबल में कुछ भी सुधारते हैं तो वो ऑटोमेटिक दूसरी टेबल में सुधर जाता है, उसको बोलते हैं बेटा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एक टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे जोड़ेंगे, खोजेंगे। अनमैच्ड क्या होता है, क्रॉस। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, यदि मैंने लिखा यहाँ पर राम है, फिर मैंने लिखा ये श्याम है, और फिर यहाँ पर आ गया राम और यहाँ पर आ गई सीता, तो आप मेरे को ये बताओ कि इनमें से डेटा डुप्लीकेट कौन सा कहलाएगा, बोलोगे सर राम वाला, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, किसी भी टेबल से एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड को खोजना, और ये स्टेप आपसे बनते हैं, और यदि नहीं बनते स्टेप तो मैं एक वीडियो पर्सनल स्टेप वाली बनाया हूं, वो करीबन 32 मिनट की वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाना, एमएस एक्सेस में जाना, उसमें इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी। क्या है, मैं यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो ऑलरेडी लंबी है और लंबी हो जाएगी, राइट। इसके बाद मैं यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 दोनों को एक साथ निपटाऊंगा। अनमैच्ड का मतलब होता है ऐसा डेटा जो एक दूसरे से मैच नहीं करता, अनमैच्ड कहलाता है। क्रॉस टैब, एक टेबल यहाँ पर है दूसरी टेबल यहाँ पर है, क्रॉस टैब, यहाँ पर डेटा जैसे श्याम है इसमें श्याम है, राम है इसमें राम है, तो जो डेटा नहीं मिलता क्रॉस टैब कहलाता है। एक्शन क्वेरी के प्रकार है, मेक टेबल, हम किसी भी एक डेटा का निर्माण करते हैं अपडेट में, जब एक टेबल का डेटा मॉडिफिकेशन करके जब उसको ओके करते हैं, रन करते हैं, तो जो भी चेंजेस आता है वो अपडेट क्वेरी के अंदर आता है। अपेंड के अंदर किसी एक टेबल के अंदर कोई एक अलग से डेटा को जोड़ देना वो अपेंड कहलाता है। डिलीट का मतलब सिलेक्ट करके जब क्वेरी को डिलीट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डिलीट। इनर जॉइन, आउटर जॉइन और क्रॉस जॉइन। इनर जॉइन का मतलब क्या होता है,
जब किसी एक टेबल के मध्य से कोई डेटा निकाला जाता है तो उसे इनर जॉइन कहते हैं। आउटर जॉइन, जब दो टेबलों के मध्य से एक कॉमन डेटा निकाला जाता है तो उसे आउटर जॉइन कहते हैं। क्रॉस टैब, दो या दो से अधिक टेबलों के मध्य जब डेटा को फैच किया जाता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, क्रॉस जॉइन कहलाता है। ठीक है ना। तो आप यूनिट नंबर 3 से यदि आप क्वेरी बनाना सीख गए तो ये समझो कि यूनिट नंबर 3 आपकी क्लियर है। यूनिट नंबर 4 में मैं आपको क्वेश्चन बेस लिखूंगा और आप क्या कर दोगे यहाँ से क्वेरी। यूनिट नंबर 4 में 3 में क्वेरी है, यूनिट नंबर 4 में फॉर्म है और यूनिट नंबर 5 में क्या जाता है अपना रिपोर्ट आ जाता है। ठीक है ना। तो मैं आपको यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 दोनों के क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका बेसिक लेवल समझा दूंगा। जो भी क्वेश्चन ना बने मेरे को बता देना, मैं उसकी पर्सनल वीडियो सेंड कर दूंगा। राइट। इसके बाद मैं फाइनली यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में आप यदि फॉर्म बनाते बनता है एमएस एक्सेल में, फॉर्म का निर्माण किस प्रकार करेंगे। अब इसमें आपको 10 फॉर्म कंट्रोल को समझाइए। आप केवल ये वाला क्वेश्चन अगर पढ़ लोगे ना आपका काम एकदम क्लियर हो जाएगा। एमएस एक्सेल में फॉर्म का निर्माण क्यों होता है पहले तो ये समझो। मैं बोलता हूँ ये टेबल है, ठीक है ना। अब टेबल में जो हमारा डेटा होता है वो किसमें होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है। टेबुलर फॉर्म मतलब ऐसा डेटा जो हमें टेबल के रूप में दिखता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर नेम, सरनेम और यहाँ पर मैंने लिखा मोबाइल नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, बहुत सारे रिकॉर्ड लिख देता हूँ। तो ये टेबुलर फॉर्म है। और अपन टेबुलर फॉर्म को जब फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कैसे हो जाता है, यहाँ पर नेम होता है और यहाँ पर नेम लिखने की आता है, सरनेम होता है, यहाँ पर सरनेम लिख के लिए आता है, ठीक ना। मोबाइल नंबर होता है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने के लिए आता है। तो ये क्या होता है, अपना फॉर्म होता है। तो फॉर्म को निर्माण करने किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, यदि आपसे नहीं बनते स्टेप तो मेरे को बता देना, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन की वीडियो अलग अलग दिया हूं। केवल आज यही बताने आया था कि फॉर्म किसे कहते हैं। फॉर्म किसे कहते हैं, एमएस एक्सेल के अंदर जो डेटा टेबुलर फॉर्म में होता है उस टेबुलर फॉर्म को अनटेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्म का उपयोग किया जाता है। और फॉर्म एक प्रकार का इनपुट होता है, जबकि रिपोर्ट हमारी क्या होती है, आउटपुट होती है। और किसी भी टेबल से जब हम रिपोर्ट का निर्माण करते हैं तो उस रिपोर्ट के द्वारा हमें किसी भी डेटा का सारांश प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब रिपोर्ट को तैयार करने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, तो इसको रिपोर्ट की तैयार करने की भी अनेक विधियां हैं, आप 5th यूनिट में देख लेना, ठीक है ना। एक्सेस में रिपोर्ट को कैसे तैयार किया जाता है ये भी बहुत सरल है। आप रिपोर्ट में जाना, रिपोर्ट में विजार्ड होगा उसमें क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो जो आपके द्वारा जो फील्ड बनाए गए हैं वो फील्ड लगाएंगे। जो जो फील्ड भी आप रिपोर्ट देना चाहते हैं उस फील्ड को सिलेक्ट करके अवेलेबल फील्ड में ले जाना। और जैसे आप फिनिश करोगे तो आपके सामने एक रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है ना। इस रिपोर्ट को बोलते हैं कि ये एक प्रकार की आउटपुट है। रिपोर्ट हमेशा आउटपुट होती है जबकि फॉर्म हमेशा इनपुट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि फॉर्म के अंदर डेटा लिखा जाता है और रिपोर्ट के अंदर से हम किसी भी चीज का रिजल्ट प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको आउटपुट बोलते हैं और इसको इनपुट बोलते हैं। कोई 10 फॉर्म कंट्रोल, अब बोलोगे सर ये 10 फॉर्म कंट्रोल क्या है, जैसे लिस्ट बॉक्स, कम्बो बॉक्स, ऑप्शन बटन, कमांड बटन, बाउंडेड, अनबाउंडेड, ये सब क्या है, कंट्रोल पैनल है। मैं बताता हूं, यदि आप शुरू के 2 क्वेश्चन बस पढ़ लिए ना कि फॉर्म का निर्माण कैसे होता है और कोई 10 कंट्रोल पढ़ के चले गए तो आप एकदम क्लियर हो। इसके बाद सम फॉर्म से आप क्या समझते हैं, फॉर्म के अंदर ही एक फॉर्म का अलग से निर्माण करना सब फॉर्म कहलाता है। फॉर्म के अंदर ही एक और फॉर्म बनाना क्या कहलाता है बेटा, सब फॉर्म कहलाता है। अब एमएस एक्सेस में टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, ये कोई क्वेश्चन होता नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं तो ब्लैंक डेटा या क्रिएट डेटाबेस आता है और उसके लेफ्ट साइड में कुछ टेम्पलेट होती हैं। जिस टेम्पलेट में क्लिक करोगे और जैसे ही क्रिएट करोगे वही टेम्पलेट ओपन हो जाती है, ठीक है ना। हेडर एंड फुटर को यूज के लिए होता है। किसी भी फॉर्म के ऊपर कोई भी हेडिंग देने के लिए हेडर का यूज करेंगे और फुटर का यूज
किसी भी फॉर्म के नीचे साइड कोई टाइम एंड डेट साइन देने के लिए फुटर का यूज करते हैं। लेकिन एमएस वर्ड में आप डॉक्यूमेंट मत बोलना, क्योंकि आप एमएस एक्सेस पढ़ रहे हैं, एमएस वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं। एमएस एक्सेस पढ़ रहे हैं और 4th यूनिट की बात हो रही है, तो 4th यूनिट में फॉर्म का निर्माण होता है, जबकि 5th यूनिट में रिपोर्ट का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो यहां से ये 4 क्वेश्चन होते हैं और चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज का ध्यान रखना। इसके बाद मेलिंग लेवल एंड रिपोर्ट। जब हम किसी भी टेबल के द्वारा अनेक प्रकार के फील्ड को तैयार करते हैं, जब इन फील्ड को किसी भी मेल के रूप में सेंड करना होता है तो उसे मेलिंग लेवल रिपोर्ट कहते हैं। मल्टी कॉलम रिपोर्ट मतलब जब एक से अधिक हमारे कॉलम रहते हैं और एक से अधिक कॉलमों का जब एक रिपोर्ट बनाया जाता है तो उसे मल्टी कॉलम रिपोर्ट कहते हैं। सिंगल टेबल मतलब एक ही टेबल में हम अनेक प्रकार की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। कैसे? मेरी एक टेबल है, इस टेबल में कितने कॉलम हैं? नेम, सरनेम और मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा। किसी एक टेबल में हम एक से अधिक रिपोर्ट, नेम की अलग रिपोर्ट बना सकते हैं, सरनेम की अलग रिपोर्ट बना सकते हैं, मोबाइल नंबर की अलग रिपोर्ट बना सकते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पर बोला गया है सिंगल टेबल। एक टेबल में से अलग अलग जब फील्ड की रिपोर्ट बनती है ना तो इसको बोलते हैं बेटा मल्टीपल रिपोर्ट। ठीक है, तो हम कितने प्रकार से देख लिए? 4 प्रकार से देख लिए, इस वाले क्वेश्चनों को भी और इस वाले क्वेश्चनों को भी। ठीक है, तो इनमें अच्छा एक चीज और ओवरव्यू मेरी सुनना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनसे ये कुछ भी नहीं आता है, तो मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप एमएस एक्सेस में यदि आपसे कुछ भी नहीं बनता, घबराने की 1% टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एमएस एक्सेस में आपसे टेबल बनाते बनती है, तो आप एमएस एक्सेस में राजा हो भाई साहब, डीसीए पीजीडीसी के एग्जाम देने के लिए ओनली। कैसे? हमको फर्स्ट यूनिट में रिलेशनशिप पढ़ना है, ठीक है ना, और एमएस एक्सेस के बारे में बताना है। सेकेंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? सेकेंड यूनिट टेबल बनाते बनती है। थर्ड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 3 में क्वेरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वेरी। 4th यूनिट में क्या पढ़ना है हमें? 4th यूनिट में पढ़ना है हमको फॉर्म बनाना। और जो 5th यूनिट होती है, यूनिट नंबर 5, इसमें हमको पढ़ना है रिपोर्ट। अब बोलोगे सर मेरे से तो ये बनते ही नहीं है। यदि आपसे टेबल बन रही है तो आपसे सारी चीजें बन रही हैं। आप जहां जहां टेबल लिखना उस स्थान पर आप क्वेरी लिख देना, बाकी पूरे स्टेप टेबल के लिख देना। जब ना बने कुछ तब की बात मैं कर रहा हूं, और बनता है तो एकदम ब्रांड क्वेश्चन करके आना। अब जहां पर हम टेबल लिख रहे थे, क्वेश्चन आ गया कि एमएस एक्सेस में फॉर्म किसे कहते हैं, फॉर्म बनाने के स्टेप लिखिए, तो आप बता देना। पहले तो आप ये बताना कि एमएस एक्सेस में फॉर्म किसे कहते हैं, डैश करके क्या लिखोगे? जब एमएस एक्सेस के अंदर किसी डेटाबेस को टेबुलर फॉर्म से अनटेबुलर फॉर्म में ले जाते हैं तो उसे फॉर्म कहते हैं, और इसको बनाने के निम्नलिखित स्टेप हैं। आप जहां जहां टेबल लिख रहे थे वहां फॉर्म लिख देना। सेम चीज अपनी किसमें होती है? रिपोर्ट में होती है। ठीक है ना। तो आपको मैं 1 से लेके 5th यूनिट तक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं। जितना मैं पढ़ाया हूं बस उतना ही पढ़ के जाना, आप एकदम पास हो और अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है ना। लेकिन आपके माइंड में यदि कोई भी यूनिट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट कर देना, मैं उसी यूनिट की उसी के ऊपर वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।